गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा स्टूडेंट्स आज आपने क्लास का टाइटल देखा होगा, वन शॉट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, और इस पूरे वन शॉट में जो हम बात करेंगे आज, आपका 8 नंबर का चैप्टर है। पहला ही चैप्टर सबसे कठिन है, जिसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उस दृष्टिकोण से आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पादप प्रजनन। काफी अच्छा चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ कौन कौन आ चुका है। उसके बाद अब जो अपनी क्लास है वो फिर अपन शुरू करेंगे। चलिए भाई, आ जाओ फटाफट से सारे स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल, प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आज अपन। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी ध्यान रखना, हमारे चैनल पर एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आप वो सारी क्लासेस भी देख लेते हो तो ये मान लो 100 में से आपके 95+ नंबर तो आ ही जाएंगे, ये पक्का श्योर है। करें फिर शुरू। चलो आपस में बातें बिल्कुल बंद कर लो, और अब जो है अपन क्लास को शुरू करते हैं। काफी बड़ी क्लास होगी तो ज्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे। कोई स्टूडेंट्स आपस में बातें भी ना करें, क्योंकि बात करोगे तो मेरा टाइम कंज्यूम नहीं हो पाएगा फिर। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पादप प्रजनन। यहाँ कुछ हमें पहली इंपोर्टेंट चीजें पूछी जाती है। 3-4 हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं छोटे छोटे, जो हमें पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं 8 नंबर का चैप्टर है। एक तो बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का, बाकी 4 नंबर के हमें छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी दृष्टिकोण से बात करेंगे जिस दृष्टिकोण से हमें एग्जाम में ये टॉपिक आता है। पहले मैं आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे बता दूं जहां से आपको एक प्रश्न एग्जाम में रखा हुआ 101% मिल जाएगा। पहले ही पेज पर जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो एकल पादप वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना, वो किसने दिया? वो निल्सन एहल ने दिया। वहीं अगर मैं बात करूं शुद्ध वंशक्रम जो चयन है वो किसने दिया? तो ये किसने दिया? ये जोहानसन ने दिया। नेक्स्ट में अगर बात करूं वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ये मेंडल ने किया। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो H4 है। इसके बाद अगर हम बात करें मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन या पुनः खोज कब हुई, तो ये हुई वर्ष 1900 में। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जहां से एक प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में 101% रखा हुआ मिल जाएगा। अब इसके बाद हम चैप्टर पर चलें। ये चैप्टर से अलग है, कुछ सामान्य चीजों में हमें दिया हुआ है। थोड़ा सा आगे चले अगर हम चैप्टर में, तो नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट जो पॉइंट है उसमें पहले हम जानते हैं कि जो पादप प्रजनन है, पादप प्रजनन क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पादप प्रजनन होता है वो क्या होता है। हमें डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है पादप प्रजनन क्या है, पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए। बहुत सिंपल चीज है, मैं बहुत सिंपल परिभाषा आपको बता दूं। पादप प्रजनन क्या है? जो फसलों के जीन प्रारूप हैं, फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पादप प्रजनन। या मैं कह सकता हूं फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन, फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करना क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। सीधे हम क्या लिखेंगे? फसलों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन करना क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। फिर इसके बाद हमें इसमें एक पॉइंट आता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। एक सिंपल सा पॉइंट आपको आएगा और डायरेक्टली पूछ लेगा कि पादप प्रजनन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। वैसे जब मैंने आपको इस चैप्टर के 4 नंबर वाले प्रश्न कराए थे, तो 4 नंबर वाले प्रश्नों में ये बताया होगा। दोबारा से मैं बता दूं पादप प्रजनन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इंपोर्टेंट है। जनरली आप लोग ध्यान रख सकते हो उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य होता है अधिक उपज। शॉर्टली हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक तो क्या होता है? अधिक उपज। दूसरी में अगर बात करूं दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा
रोगरोधी किस्में, क्या होगा, रोगरोधी किस्म, यानी रोगरोधी किस्मों का विकास। तीसरी में अगर बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कीट रोधी किस्म का विकास, कीट रोधी किस्म। नेक्स्ट में अगर बात करूं आगे क्या हो जाएगा, लवणता रोधी किस्म, क्या हो जाएगा, लवणता रोधी किस्म। आगे अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, बेमौसम किस्म। पादप प्रजनन के द्वारा हम क्या करते हैं, बेमौसम किस्मों का भी विकास करते हैं, बेमौसम किस्म। आगे अगर बात करूं हम उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पादप प्रजनन के उद्देश्य हो जाएंगे। एक प्रश्न हमें 4 नंबर का पूछा जाता है, डायरेक्टली हमें प्रश्न आता है पादप प्रजनन क्या है, पादप प्रजनन की उद्देश्य लिखिए। पादप प्रजनन क्या है, सिंपल सी बात हो गई, पादपों के जीन प्रारूप में मानव उपयोगी परिवर्तन, पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या होगा, तो ये सारे उद्देश्य होते हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा अंदर भी लिखोगे, अधिक उपज, रोगरोधी किस्म, कीटरोधी किस्म, लवणतारोधी किस्म, बेमौसम किस्म, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, प्रसुप्ति किस्म, विषरहित किस्म, बहुत सारे इसके जो उद्देश्य हैं वो हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पादप प्रजनन के उद्देश्य और परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब अगर मैं नेक्स्ट चलूं, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा सारी चीजें आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है पादप प्रजनन की क्रियाविधि। पादप जो प्रजनन है वो कैसे होता है, तो इसके हमारे 5 पॉइंट होते हैं। हमें डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि पादप प्रजनन की क्रियाविधि लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। और यहां से छोटे छोटे प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं, कम से कम 2 प्रश्न जो मैं चीज आपको यहां बता रहा हूं उसमें से आपको आएंगे एग्जाम में। पादप प्रजनन की जो क्रियाविधि है वो 5 पॉइंटों पर आधारित होती है। सबसे पहले क्या है, विविधता उत्पादन। हमें प्रश्न पूछा जाता है कि पादप प्रजनन हेतु क्या आवश्यक है, एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, और प्रश्न पूछा जाता है कि पादप प्रजनन के लिए क्या आवश्यक होता है, तो आवश्यक क्या होगा, विविधता का होना जरूरी है। पादप प्रजनन के लिए क्या आवश्यक होता है, विविधता का होना जरूरी होता है। चयन क्या होगा, हमारे पास विभिन्न प्रकार के पादपों के जीन प्रारूप हैं, उनमें से उत्तम जीन प्रारूप का चुनाव करना क्या है, चयन है। हमने चयन कर लिया। पुरानी किस्में और नई विकसित किस्मों की तुलना क्या कहलाती है, मूल्यांकन। हमारे पास जो पुरानी किस्म थी और नई किस्म का जो विकास हुआ उन दोनों की तुलना क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। फिर जो नई किस्म बनी उस नई किस्म के पौधों का उत्पादन करना, बीज उत्पादन करना क्या कहलाता है, गुणन, और उसको किसानों तक उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। हमें डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है चयन से क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, गुणन क्या है, वितरण क्या है, तो ये क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विविधता का उत्पादन। हमें प्रश्न आता है पादपों में विविधता का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो विविधता के उत्पादन में बहुत सारी हमारी चीजें होती हैं। जर्नली में अगर बात करूं विविधता उत्पादन में सबसे पहले तो एक तो क्या आता है, ग्राम्यन आता है। क्या आएगा, ग्राम्यन। अब ग्राम्यन क्या है, जनरली अगर मैं ग्राम्यन की बात करूं, वैसे सभी को पता होगा जंगली प्रजाति जो हैं उनकी खेती करना, जंगली प्रजातियों को खेती के रूप में उगाना क्या कहलाता है, ग्राम्यन कहलाता है। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा क्या है, दूसरा है जनन द्रव्य संरक्षण। यानी पादप जो है, पादपों में जो भी जनन द्रव्य पाया जाता है उसको संरक्षित करना, पादपों में जो जनन द्रव्य पाया जा रहा है उसको संरक्षित करना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। उसके बाद में अगर बात करूं एक क्या आता है, एक आता है पादप पुरीस्थापन। क्या आएगा, पादप पुरीस्थापन। अब पादप पुरीस्थापन क्या है, आपसे डायरेक्टली परिभाषा पूछी जाती है, तो जर्नली अगर हम पादप पुरीस्थापन की बात करें, पादप पुरीस्थापन क्या है, फसल प्रजातियों को ऐसे स्थान पर ले जाकर के उगाना जहां पहले से वो फसल प्रजाति नहीं पाई जाती, या मैं कहूं तो नए स्थानों पर फसल प्रजातियों को उगाना क्या कहलाता है, पादप पुरीस्थापन कहलाता है। तो डायरेक्टली हमें यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक तो पादप पुरीस्थापन हो गया, एक अगर हम बात करें एक आता है उत्परिवर्तन। क्या आता है, उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन क्या है, कोई भी पादप है
उसके जीन प्रारूप में अचानक से जो परिवर्तन होते हैं, आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में अगर बात करूं, एक आता है बहुगुणता। वैसे हम आगे जानेंगे इन सभी के बारे में भी। बहुगुणता, अब बहुगुणता क्या होगी? पादप की जो दैहिक कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? बहुगुणता कहलाती है। इसके बाद में अगर बात करूं, एक जो हमें पॉइंट आता है संकरण। क्या आता है? संकरण। अब संकरण क्या होगा? विभिन्न जीन प्रारूप वाले जो पौधे होते हैं, उसमें एक पौधे को दूसरे पौधे के पराग कणों से परपरागित कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। और एक इसके बाद आता है हमारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी। हमें प्रश्न कैसे आता है? एक में प्रश्न पूछा जाएगा, पादपों में विविधता का उत्पादन कैसे किया जाता है, समझाइए। पादपों में विविधता का उत्पादन कैसे किया जाता है, समझाइए। तो विविधता का उत्पादन कैसे होगा, इसके 4-5 पॉइंट होंगे हमारे पास। ग्राम्यन, जननद्रव्य संरक्षण, पादप पुनर्स्थापन, उत्परिवर्तन, बहुगुणता, संकरण और एक क्या? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। टोटल हम इन चरणों के नाम लिखेंगे, इनकी परिभाषा लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ये जो यहाँ पॉइंट आए हैं, इनमें से 101%, 100% में दावा कर सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई एक या दो आपको जरूर एग्जाम आएंगे। या तो आपसे पूछ ले ग्राम्यन क्या है, या पूछ लेगा जननद्रव्य संरक्षण क्या है, या पूछ लेगा पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं, या पूछ लेगा उत्परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, या पूछ लेगा बहुगुणता क्या है, या पूछ लेगा संकरण क्या है, या इनमें से कोई पूछ लेगा। ये जो पॉइंट आपके सामने है, इनमें से आपको 101% प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पादप प्रजनन की क्रियाविधि कंप्लीट हो गई। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब हम आगे इन सभी पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम्यन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इन सभी के बारे में अब जो है हम विस्तार से पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है, पूरे चैप्टर में हम इन पॉइंटों के बारे में ही चर्चा करते हैं। मुझे एक बार ये बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? अगर किसी को कोई डाउट हो छोटा मोटा तो तुरंत पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और इन सभी पॉइंटों के बारे में जानेंगे। पूरा चैप्टर हमारा इन पॉइंटों के ऊपर ही निर्भर है, डिपेंड है। बताओ भाई, क्लियर है सभी का? हाँ, आपस में बातें नहीं, बिल्कुल भी आपस में बिल्कुल बातें नहीं। कोई भी जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, एक बार मुझे यस कमेंट कर दो अगर सभी का क्लियर है तो, ताकि मैं नेक्स्ट चलूं आगे। यस यस यस, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल क्लियर है। और हम शॉर्ट तरीके से चलेंगे, जो एग्जाम में आता है उसी तरीके से। और ये मत सोचना कि ज्यादा शॉर्ट करा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में रखा हुआ जस्ट मिलेगा, आप तो ये मान लो। ठीक है, चलिए चलिए, ओके ओके। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? ग्राम्यन। तो पहले हम ग्राम्यन के बारे में ही जानेंगे, अब हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ग्राम्यन होता क्या है। ग्राम्यन, पहले तो हमें परिभाषा पूछी जाती है, ग्राम्यन क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्राम्यन क्या होता है? ग्राम्यन होता है जंगली प्रजातियों की, जंगली प्रजातियों की खेती करना। आप तो ये याद रखो, जंगली प्रजातियों की जो खेती करना है, इसको क्या कहा जाता है? ग्राम्यन कहा जाता है। जो कृषि प्रारूप है वो तो कृषि उसकी तो हो रही है, लेकिन जो जंगली जनन द्रव्य है उसकी जब हम खेती कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्राम्यन। कोई भी पादप की जंगली प्रजाति है, उसकी अगर हम खेती करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ग्राम्यन कहा जाएगा। अगला हमें यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ग्राम्यन के दौरान जो वर्ण है, वर्ण, या हम इसको क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। वर्ण, या फिर हम क्या कह सकते हैं? परिवर्तन, वो कितने प्रकार का होता है? प्रश्न क्या आता है? ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखना, ग्राम्यन के दौरान जो वर्ण है वो कितने प्रकार का होगा? वो 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होता है? जर्नली में आपको बता दूं, आपको यहां अंतर भी आता है, तो उसी दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूंगा, चीजें ज्यादा सरल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ग्राम्यन के दौरान जो वर्ण है वो कितने प्रकार का होगा? वो 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, ये हम अभी देख लेते हैं जस्ट। चलिए, अब एक जो वर्ण होगा उसको तो हम क्या कहेंगे? उसको तो हम कहेंगे प्राकृतिक वर्ण। एक तो क्या होगा? प्राकृतिक वर्ण। और एक जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा? कृत्रिम वर्ण।
ग्राम्यन के दौरान जो वर्ण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। हमें प्रश्न पूछा जाता है प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर लिखिए, दोनों में क्या अंतर होगा? अगर हम प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें प्राकृतिक चयन होता है। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक चयन होता है। इसमें क्या होगा? इसमें कृत्रिम चयन होगा। कृत्रिम चयन, इसमें हम क्या करते हैं? कृत्रिम चयन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? प्राकृतिक चयन करते हैं। इसमें जो परिवर्तन जनन होता है, जनन जनन कहाँ होगा? सभी प्रारूपों में होता है। जनन कहाँ होगा? सभी प्रारूपों में, जितने भी जीन प्रारूप होते हैं सभी में जनन होता है। यहां पर अगर मैं जनन की बात करूं तो जनन जो होता है वो केवल चयनित प्रारूपों में होता है। कहाँ होगा? चयनित पादपों में। कहाँ होगा? चयनित प्रारूपों में होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, इसमें जो विविधता है, विविधता वो क्या होती है? ज्यादा। इसमें विविधता क्या होती है? इसमें विविधता होती है कम। विविधता क्या होगी? इनमें कम होगी। यहां पर अगर मैं बात करूं इनका जो अनुकूलन है, अनुकूलन वो क्या होता है? अधिक। और इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका जो अनुकूलन है, अनुकूलन वो क्या होगा? वो होगा कम। प्रश्न क्या आएगा? मैं प्रश्न आएगा प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में क्या अंतर होगा? प्राकृतिक वर्ण में प्राकृतिक चयन होता है और इनमें कृत्रिम चयन होता है। यानी ये कृत्रिम प्राकृतिक रूप से होगा, ये कृत्रिम रूप से होगा। इसमें जनन द्रव जनन जो होता है वो सभी प्रारूपों में होता है। इसमें जनन केवल चयनित पादप प्रारूपों में होता है। इसमें विविधता ज्यादा होती है, इसमें विविधता कम होती है। इसमें अनुकूलन ज्यादा होगा, इसमें अनुकूलन क्या होगा? कम होगा। ये हमारा ग्रामीण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपको ग्रामीण से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चले। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है ग्रामीण के बाद? ग्रामीण के बाद अगला पॉइंट है हमारा जनन द्रव्य। क्या है? जनन द्रव्य। अब जनन द्रव्य से हमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनन द्रव्य से क्या है? कई सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जनन द्रव्य होता क्या है? जनन द्रव्य क्या है? तो जनरली मैं आपको बता दूं, अगर हम जनन द्रव्य की बात कर रहे हैं, जनन द्रव्य क्या होता है? विभिन्न पादप प्रजातियों में, मैं कह सकता हूं विभिन्न पादप प्रजातियों में उपस्थित उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ, ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो हमारी विभिन्न पादप प्रजाति होती हैं, विभिन्न पादप प्रजातियों में जो कुल आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, उस आनुवांशिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। समझ लो, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो हमारे पास एक तो जंगली पौधा है, एक हमारे पास देसी पौधा है। दोनों पौधों में क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा। दोनों का जो डीएनए है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम जनन द्रव्य कह रहे हैं। जनन द्रव्य क्या है? विभिन्न जो पादप प्रजातियां होती हैं उसमें उपस्थित जो आनुवांशिक पदार्थ है, उस कुल आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य कहा जाता है। एक इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं जो आपको एग्जाम में भी आती है, जो जनन द्रव्य है इसको हम क्या कहते हैं? इसको आनुवांशिक संसाधन भी कहा जाता है। जनन द्रव्य को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक संसाधन भी कहते हैं। हमें प्रश्न पूछा जाता है आनुवांशिक संसाधन क्या है? तो ध्यान रखना, जो जनन द्रव्य होता है इसी को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक संसाधन कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न आता है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट तरीके से बात कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन शॉर्ट। ठीक है, क्लास का ही नाम आपने पढ़ा होगा, वर्गीकरण। जनन द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। दो आधार कौन कौन से हैं? एक तो आधार है ग्राम्यन, ग्राम्यन, और दूसरा आधार है आपका उत्पत्ति, उत्पत्ति। हमें प्रश्न कैसे आता है? हमें डायरेक्टली प्रश्न आएगा ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है। प्रश्न आएगा उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो अगर मैं ग्राम्यन के आधार पर बात करूं, दो प्रकार का।
अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर बात करूं, दो प्रकार का। कौन कौन सा? ग्रामीण के आधार पर दो होगा। एक तो मैं अगर बात करूं कृष्य जनन द्रव्य, ऐसा जनन द्रव्य जो कृषि करने योग्य प्रजातियों में पाया जाता है। जिन फसलों की हम खेती करते हैं उन फसलों की प्रजातियों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे तो बोलते हैं कृषि जनन द्रव्य। दूसरा आता है आपका जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य। अब जंगली जनन द्रव्य क्या है? जो जंगली पादप प्रजातियां होती हैं उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे जंगली जनन द्रव्य कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो में ये आएगा ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दूसरा क्वेश्चन में ये आता है कि खेती करने योग्य प्रजातियों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, खेती करने योग्य प्रजातियों में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो क्या है? वो है कृष्य जनन द्रव्य। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से? देसी, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो विदेशी। देसी का मतलब वही जो देसी प्रजातियों में आनुवांशिक पदार्थ होता है वो देसी जनन द्रव्य है। जो विदेशी प्रजातियों में आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा है? वो विदेशी जनन द्रव्य है। यानी अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो कंप्लीट, ग्रामीण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण के आधार पर दो और उत्पत्ति के आधार पर भी दो। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट में आता है जनन द्रव्य संरक्षण। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है? नेक्स्ट है अपना जनन द्रव्य संरक्षण। अब देखो इंपोर्टेंट, अगला पॉइंट क्या आता है? जनन द्रव्य संरक्षण। अब अगर स्टूडेंट्स हम जनन द्रव्य संरक्षण की बात करें तो पहली बात तो यह है कि जनन द्रव्य का संरक्षण कितने प्रकार से किया जाता है, कैसे करते हैं। संरक्षण क्या है? मैं अगर कहूं जनन द्रव्य संरक्षण क्या है तो जो जनन द्रव्य है पादपों का, उस जनन द्रव्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। या हम कहें पादप प्रजातियों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, जनन द्रव्य को संरक्षित करना यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखना क्या है? जनन द्रव्य संरक्षण है। कितने प्रकार का होता है? प्रश्न में यहां से आते हैं। अगर मैं प्रकार की बात करूं तो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक तो अगर मैं बात करूं स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। अब अगर स्टूडेंट्स हम स्वस्थानीय संरक्षण की बात कर रहे हैं तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? जनन द्रव्य को उसी स्थान पर संरक्षित रखना जिस स्थान पर कोई फसल प्रजाति पाई जाती है। जैसे मान लो मैं धौलपुर से हूं, मेरे खेत में मैंने गेहूं उत्पादन किया और उस गेहूं को मैं अपने घर पर ही भंडारित करके रखता हूं, तो वो क्या है? वो है मेरा स्वस्थानीय संरक्षण। मैंने जिस स्थान पर फसल को उगाया उसी स्थान पर मैंने भंडारित करके रखा, ये तो क्या हो गया? स्वस्थानीय संरक्षण। एक आता है आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय। अब बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होगा? जनन द्रव्य को दूरस्थ स्थान पर भंडारित करके रखना या जहां हम उसको उगा रहे हैं उस स्थान से दूर भंडारित करके रखना क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। यहां पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जनन द्रव्य का बाह्य स्थानीय संरक्षण कौन कौन से स्थानों पर होता है? ठीक है, जनन द्रव्य का बाह्य स्थानीय संरक्षण कौन कौन से स्थानों पर होता है। तो अगर मैं कौन कौन से स्थानों की बात करूं, ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं जीन बैंक है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं अंग बैंक है, अंग बैंक। जैसे मैं अगर बात करूं ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक। जैसे मैं अगर बात करूं डीएनए बैंक है, डीएनए बैंक। यानी जनन द्रव्य का जो बाह्य स्थानीय संरक्षण हम कहां कहां कर सकते हैं? जीन बैंक है, अंग बैंक है, ब्लड बैंक है, डीएनए बैंक है, पादप बैंक है, कहीं भी हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इसके बाद एक इंपोर्टेंट सवाल आता है। वो इंपोर्टेंट सवाल क्या है? आपसे पूछा जाएगा भारत में जनन द्रव्य संरक्षण का काम कौन करता है। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है
भारत में जनन द्रव्य संरक्षण, और ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जनन द्रव्य संरक्षण। अगर स्टूडेंट्स हम भारत में जनन द्रव्य संरक्षण की बात करें तो कौन करता है? ये करता है एनबीपीजीआर। कौन करता है? एनबीपीजीआर। यानी अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो क्या होगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। क्या होगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो मुख्यालय कहां स्थित है? मुख्यालय इसका दिल्ली में स्थित है। आप लोगों से प्रश्न आता है एनबीपीजीआर का पूरा नाम लिखिए, पता चल गया। एनबीपीजीआर का मुख्यालय कहां है? तो दिल्ली में स्थित है। जनन द्रव्य संरक्षण कैसे करते हैं? 2 प्रकारों से करते हैं, क्लियर हो गया। जनन द्रव्य क्या है? क्लियर हो गया। वर्गीकरण आपको पता चल गया। एक इंपोर्टेंट चीज आपको और आती है जनन द्रव्य से। वो इंपोर्टेंट चीज क्या है आपको बता दूं। आपका जो बोर्ड का मॉडल पेपर इस वर्ष जारी हुआ है उसमें सवाल भी पूछा गया है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है स्टूडेंट्स आनुवांशिक अपर्दन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या है? आनुवांशिक अपर्दन। अब आनुवांशिक अपर्दन क्या है मैं जनरली आपको वैसे समझा दूं पहले, टाइम तो इतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझ लो। जैसे ग्राम्यन के आधार पर जो जनन द्रव्य वो 2 प्रकार का था। कृषि जनन द्रव्य जो फसली प्रजातियों में, जंगली जनन द्रव्य जो जंगली प्रजातियों में। अब क्या होगा? जब हम जंगली प्रजातियों की खेती करने लगते हैं तो जंगली जनन द्रव्य और कृषि जनन द्रव्य दोनों में जो अंतर होते हैं उसमें क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। तो इन दोनों में विविधता में कमी आना ही क्या है? वही आनुवांशिक अपर्दन है। तो आनुवांशिक अपर्दन की अगर हमें परिभाषा पूछी जाएगी तो हम कैसे लिखेंगे? क्लियर कर लो अभी कैसे लिखनी है हमें। अब जनरली क्या पूछा गया? जनरली हमें पूछा गया आनुवांशिक अपर्दन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फसलों के कृषि प्रारूप। कृषि प्रारूप वही कृषि जनन द्रव्य व जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आनुवांशिक अपर्दन क्या है? किसी फसल के कृषि प्रारूप और जंगली प्रारूप दोनों के मध्य जो अंतर है, दोनों के मध्य जो विविधता है उसमें कमी आना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। हमें प्रश्न पूछा जाता है आनुवांशिक अपर्दन के कारण कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण इन दोनों के मध्य विविधता में कमी आती है? डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछेगा। अगर हम इन दोनों की मध्य विविधता में कमी की बात करें तो ध्यान रखना पहला कारण क्या होगा? पहला कारण होगा उन्नत किस्म। क्या होगा? उन्नत किस्मों का विकास। वर्तमान में क्या हो चुका है? उन्नत किस्मों का विकास हो चुका है और उस उन्नत किस्मों के विकास के कारण जंगली प्रारूप और फसली प्रारूप दोनों के बीच में जितने भी अंतर थे उसमें कमी हो गई। दूसरी में अगर बात करूं क्या होगा? वैज्ञानिक खेती। आजकल हम क्या कर रहे हैं? आजकल हम वैज्ञानिक खेती अपना रहे हैं। वैज्ञानिक खेती के कारण नए नए तरीके अपना रहे हैं और उसके कारण क्या हुआ? जंगली प्रारूप धीरे धीरे समाप्त हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं अगला क्या है? चारागाह। हम लोग क्या कर रहे हैं? जितने भी हमारी जंगली प्रजातियां थी उनको हम चरागाह के रूप में हमने क्या कर लिया? उपयोग कर लिया। तो उससे क्या हुआ? जंगली प्रारूप हमारे समाप्त हो गए। तो ये हम 3 प्रमुख कारण लिखेंगे। में प्रश्न आएगा आनुवांशिक अपर्दन क्या है, इसके कारण लिखिए। तो आनुवांशिक अपर्दन क्या है आपको पता चल गया। कारण कौन कौन से हैं ये भी आपको पता चल गया। एक प्रश्न और आता है हमें यहां से, वो कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, जनरली वैसे इंपोर्टेंट भी है। हमें प्रश्न आता है पुनरुत्पादन से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न कहां से आता है? पुनरुत्पादन। अब पुनरुत्पादन क्या होता है? जनरली अगर मैं पुनरुत्पादन की बात करूं तो पुनरुत्पादन क्या है? जैसे
पुण्य का मतलब क्या हुआ? द्वारा से। उत्पादन का मतलब क्या हुआ? उत्पादन। इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो दो रूपों में तोड़ सकते हैं, पुनः, पुनः प्लस उत्पादन क्या होगा? पुनरुत्पादन। पुनः प्लस उत्पादन क्या हो गया? पुनरुत्पादन। अब पुनः का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हमने क्या किया? गेहूं की बुवाई की खेत में। क्या किया? गेहूं की बुवाई। गेहूं की बुवाई हमने कर दी मान लो। अरे क्या हुआ भाई? गेहूं की हमने कर दी बुवाई। बुवाई करने के बाद में क्या प्राप्त हुआ? गेहूं ही प्राप्त होगा। गेहूं प्राप्त हुआ। फिर हमने नया बीज नहीं लिया, इसी में से थोड़े से बीज लिए और पुनः हमने क्या कर दी? बुवाई। पुनः बुवाई कर दी तो पुनः क्या होगा? पुनः हमें गेहूं प्राप्त होंगे। पुनः में क्या प्राप्त होंगे? गेहूं। तो यहां भी हमने उत्पादन ले लिया, फिर दोबारा से हमने यहां भी उत्पादन ले लिया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ पुनरुत्पादन। यानी जब हम किसी जीन प्रारूप को एक बार उगाकर पुनः द्वारा उसी से पौधे उगाते हैं, पुनः उसी से उत्पादन प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पुनरुत्पादन कहा जाता है। एक ही जीन प्रारूप की बार बार बुवाई करके उत्पादन प्राप्त करना क्या है? पुनरुत्पादन है। ठीक है, एक ही बीज को हमने क्या किया? बार बार बुवाई की, उसी से हमने उत्पादन प्राप्त किया, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा पुनरुत्पादन, यानी दोबारा से उत्पादन करना। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया फिनिश। कौन सा? जीन प्रारूप वाला। तो एक बार मुझे यस कमेंट करा दो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या ऐसे ही गाड़ी चलती जा रही है ट्रेन की तरह। फटाफट से यस कमेंट कर दो अगर क्लियर है तो, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो ताकि हम नेक्स्ट चलें। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। 8 नंबर का भी है, ध्यान रखना। यस, सभी का क्लियर है, बहुत अच्छे। यस यस यस। सर सभी लेसन का कराओ। देखो मैंने तीसरा जो चैप्टर है आपका कीट विज्ञान वाला, उसका 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दिया है, सारे स्टूडेंट जाकर के देख लेना। वो आज से 5 दिन पहले ही अपलोड हो गया। पहला चैप्टर आज क्लियर करवा दूंगा, दूसरा चैप्टर कल क्लियर करवा दूंगा। बचा आपका 5वां, कौन सा बचा? चौथा और 5वां, वो अगले 2 दिनों में हो जाएगा। बाकी जो लास्ट वाले चैप्टर 5 के बाद वो छोटे छोटे हैं, उनके हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्लियर है सभी का? सर जी ये पुनरुत्पादन वापस समझाओ। पुनरुत्पादन का मतलब है दोबारा से उत्पादन प्राप्त करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम घर में क्या करते हैं? गेहूं का बीज लाते हैं, गेहूं के बीज से हमने गेहूं उत्पादन कर लिए, फिर जो उत्पादन प्राप्त हुआ उससे हमने पुनः गेहूं प्राप्त कर लिए, नया बीज नहीं डाला, तो वो हो गया आपका पुनरुत्पादन। और किसी का क्वेश्चन? बायोलॉजी का एग्जाम ये से पहले पूरा रिवीजन करा दो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा पूरा रिवीजन, तुम तो शांति बनाए रखो। ठीक है, कीप साइलेंट बस। और वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, तुम्हारे 95% तो उसी से आ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला ग्राम्यन, दूसरा जीन प्रारूप, यानी कौन सा वाला? आपका जनन द्रव्य। तीसरा आपका जीन कोष। क्या है? जीन कोष। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जीन कोष क्या है? जीन कोष क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो संकरण योग्य प्रजाति होती हैं और उसके संबंधी होते हैं, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जीन कोष कहा जाता है। जो भी हमारी संकरण योग्य प्रजातियां उनमें उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य को क्या कहते हैं? अपन जीन कोष कहते हैं। तो जनरली हम परिभाषा क्या लिखेंगे? संकरण योग्य पादप प्रजातियों में, संकरण योग्य जिनमें क्रॉस कराया जा सकता है, ध्यान रखना, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे संकरण योग्य पादप प्रजाति, संकरण योग्य पादप प्रजाति एवं उनके संबंधियों, संकरण योग्य पादप प्रजाति एवं उनके संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य, आनुवांशिक द्रव्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीन कोष। आनुवांशिक द्रव्य की जगह डीएनए भी लिख सकते हो, जीन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो।
या जीन एवं उनके विकल्पी भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, संबंधियों में पाए जाने वाले जीन एवं उनके विकल्पी, उपस्थित जीन एवं उनके विकल्पी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। विकल्पी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीन कोष। तो जीन कोष क्या है, क्लियर होगा। जितनी भी संकरण कराने योग्य पादप प्रजातियां होती हैं और उनके विकल्पी होते हैं, यानी उनसे संबंधी होते हैं, उनमें जो भी जीन और उसके विकल्पी पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। हमें प्रश्न आता है जीन कोष कितने प्रकार का होता है। जनरली अगर मैं जीन कोष की बात करूं तो ध्यान रखना कितने प्रकार का होगा। जीन कोष के प्रकार होते हैं 3। अगर हम प्रकार की बात करें जीन कोष के, इंपोर्टेंट है, कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का होगा। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं जीन कोष के, ये भी इंपोर्टेंट है। 3 प्रकारों में सबसे पहली अगर मैं बात करूं, एक तो हमारे आते हैं प्राथमिक जीन कोष। क्या आएंगे? प्राथमिक जीन कोष। दूसरी अगर मैं बात करूं क्या है, दूसरे हमारे द्वितीयक जीन कोष। द्वितीयक जीन कोष। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरे कौन से हैं? तीसरे हमारे तृतीयक जीन कोष। तृतीयक जीन कोष। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जीन कोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जीन कोष क्या है? वे जीन कोष होते हैं जिनमें सभी प्रजातियों में क्या होता है? संकरण होता है, यानी जिनमें संकरण बहुत आसानी से हो जाता है। संकरण बहुत आसानी से होता है। इनमें क्या होगा? संकरण बहुत आसानी से होता है। इनमें संकरण क्या होता है? इनमें जो है संकरण क्या होगा? कठिन होगा। इनमें संकरण क्या होता है? कठिन होता है। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें संकरण नहीं होता है। इनमें संकरण नहीं होगा। वे पादप प्रजाति जिनमें संकरण नहीं होता है तृतीयक जीन कोष, जिनमें संकरण थोड़ा सा कठिन होता है द्वितीयक जीन कोष, जिनमें संकरण बहुत आसानी से होता है वो कैसे होते हैं? प्राथमिक जीन कोष होते हैं। ठीक है। एक चीज आपको और बता दूं, जो प्राथमिक जीन कोष है उनकी सभी संतति कैसी होती है? उर्वर यानी फर्टाइल। सभी जो संतति हैं वो कैसी होती हैं? उर्वर यानी फर्टाइल होती हैं। द्वितीयक जीन कोष में क्या होगा? कुछ संततियां उर्वर होती हैं। कुछ संततियां कैसी होती हैं? उर्वर होती हैं। कुछ संतति फर्टाइल होती हैं। तृतीयक जीन कोष में क्या होगा? तृतीयक जीन कोष में सभी संतति कैसी होती हैं? अनुर्वर। सभी संतति कैसी होंगी? अनुर्वर होंगी। अगर आपसे कभी प्रश्न भी पूछा जाए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जीन कोष को समझाइए तो बिल्कुल क्लियर हो गया। प्राथमिक जीन कोष क्या है? वे जीन कोष जिनमें आसानी से संकरण हो जाता है, ये सभी संतति उर्वर होती हैं। द्वितीय जीन कोष वे जीन कोष जिनमें आसानी से संकरण नहीं होता है, इनमें कुछ संततियां उर्वर होती हैं। तृतीयक जीन कोष जिनमें संकरण बिल्कुल भी नहीं होता है और इनकी सभी संततियां कैसी होती हैं? अनुर्वर यानी नॉन फर्टाइल होती हैं। ठीक है, ये आपका जीन कोष वाला पॉइंट भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, अब मुझे फटाफट से यस और नो कमेंट कर दो ताकि मैं आगे अगले पॉइंट पर चलूं। टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से यस और नो कमेंट करो। आगे चलते फिर, और आपस में बातें नहीं, जो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं ना बेटा, अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ये मान लो ये गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए, और ये गोल्डन टाइम आपने नहीं लिया तो लोहे के जूते, प्लास्टिक के जूते आपके लिए तैयार है। ठीक है, यस यस यस। सर सब आपके भरोसे हैं। कोई बात नहीं, मैंने पूरी मेहनत की है, मैंने सारी क्लासें डाल रखी हैं। भरोसे हैं तो आप पूरी क्लास देख लो और बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। डू बेटर टेक बेटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वो है अपना पादप पुरस्थापन। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अपना पादप पुरस्थापन। मैं स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लेके चल रहा हूं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, जल्दी हमें कंप्लीट भी करना है। सबसे पहले हमें परिभाषा पूछी जाती है पादप पुरस्थापन क्या है। तो मैं कह सकता हूं नए स्थानों पर, एक शॉर्ट शब्द में कह दूं, नए स्थानों पर, नए स्थानों पर
पादप प्रजातियों को उगाना, पादप प्रजातियों को उगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पादप पुरस्तापन। एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, मान लो मेरे यहां बाजरा होता है, आपके यहां बाजरा नहीं होता, और मैं अपने यहां से बाजरा ले जा करके तुम्हारे यहां बाजरा उत्पादन करूं, तो वो क्या है? वो पादप पुरस्तापन है। यानी नए स्थानों पर जाकर के फसल प्रजातियों को उगाना क्या कहलाता है? पादप पुरस्तापन कहलाता है। फिर हमें प्रश्न पूछा जाता है कि जो पादप पुरस्तापन है वो कितने प्रकार का होता है? एक प्रश्न क्या आएगा, ये छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, पादप पुरस्तापन कितने प्रकार का होता है? अगर स्टूडेंट्स में पादप पुरस्तापन के प्रकार की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली आपको भी पता होगा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो मैं अगर बात करूं प्राथमिक पुरस्तापन, क्या होगा? प्राथमिक पुरस्तापन, और ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, प्राथमिक पुरस्तापन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा द्वितीयक पुरस्तापन। एक तो प्राथमिक पुरस्तापन हो गया और एक द्वितीयक पुरस्तापन हो गया। अब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में अंतर क्या है? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, यहां पर ए प्रजाति उगाई जाती है, ठीक है, ए प्रजाति। ये दूसरा स्थान है कोई, और ये तीसरा स्थान है, ठीक है। इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, समझ लेना, बहुत इंपोर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, ए प्रजाति के बीजों को लेकर के यहां बुवाई कर दी। डायरेक्टली मैंने क्या किया? बुवाई। अगर डायरेक्टली जाकर के मैंने बुवाई कर दी तो ये तो क्या हो गया? प्राथमिक पुरस्तापन। यानी किसी भी फसल प्रजाति को सीधा जाकर के उगाना क्या हुआ? प्राथमिक पुरस्तापन। दूसरा, मैं यहां से इस फसल प्रजाति को लेकर के आया, मेरे यहां पहले से दूसरी एक बी फसल प्रजाति थी, दोनों में मैंने क्या कराया? क्रॉस। इससे मैंने सी वेराइटी बनाई और सी को मैंने क्या किया? उगाया। यानी किसी भी पादप प्रजाति को लोकल प्रजाति से क्रॉस कराकर, लोकल प्रजाति से क्रॉस कराकर नई किस्म विकसित कर करके उगाना क्या कहलाता है? द्वितीयक पुरस्तापन। और डायरेक्टली उसकी खेती करना क्या है? वो प्राथमिक पुरस्तापन है। समझ गए? जब हम डायरेक्टली उसकी बुवाई करेंगे प्राथमिक पुरस्तापन, उसको वहां पर उपस्थित लोकल किस्म से संकरण कराएंगे, तब हम बुवाई करेंगे, तब वो क्या है? तब वो द्वितीयक पुरस्तापन है, ठीक है। अगला पॉइंट में फिर क्या आता है? नेक्स्ट में पॉइंट आता है पादप पुरस्तापन के लाभ। इंपोर्टेंट क्या आएगा? पादप पुरस्तापन के लाभ आते हैं। अब पादप पुरस्तापन के क्या क्या लाभ होते हैं, जनरली मैं आपको बता दूं। सबसे पहला लाभ क्या है पादप पुरस्तापन का? पादप पुरस्तापन के द्वारा नई किस्मों का विकास होता है। क्या होता है? नई किस्मों का विकास। बहुत सारी किस्में हैं, जैसे धान की IR8 है, क्या है? एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो यहां मैं कह सकता हूं, जैसे धान की कौन सी है? IR8। भारत में कहां से आई है? ताइवान से, ठीक है। और भी अगर मैं बात करूं, गेहूं की कौन सी है? सोनारो 64। गेहूं की कौन सी है? सोनारो 64। ये भी किसके द्वारा भारत में आई है? पादप पुरस्तापन के द्वारा। दूसरा, पादप पुरस्तापन के द्वारा क्या होता है? पादप पुरस्तापन के द्वारा नई फसलों का विकास होता है। नई फसलों का विकास। अब नई फसलों का विकास कैसे होगा? मान लो भारत में पहले मूंगफली उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि मूंगफली की उत्पत्ति कहां हुई? ब्राजील में। अब मूंगफली उत्पादन भारत में नहीं था, लेकिन अब तो होता है। क्यों? क्योंकि पादप पुरस्तापन के द्वारा उसको भारत में लाया गया। तो नई किस्में कौन कौन सी हैं? जैसे मैं अगर बात करूं, मक्का विदेश से भारत में आया। मैं अगर बात करूं यहाँ, मूंगफली विदेशों से भारत में आई। मक्का है, मूंगफली है, आलू है, ये सब विदेशों से कहाँ आए हैं? भारत में आए हैं। तो इन फसलों का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? पादप पुरस्तापन के द्वारा हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पादप पुरस्तापन के लाभ लिखिए, या प्रश्न पूछा जाए भारत में पादप पुरस्तापन के क्या लाभ हैं, भारत में पादप पुरस्तापन की उपलब्धि क्या है, तो इन्हीं को आप वहां लिख सकते हो। अगर आपसे भारत में पादप पुरस्तापन की उपलब्धि पूछी जाए, सेम डिक्टो। अगर आपसे पादप पुरस्तापन के लाभ पूछे जाए, सेम जाकर के छेप दो, क्लियर क्वेश्चन। और भी लिख सकते हो, पादप पुरस्तापन के द्वारा नए स्थानों पर फसलों की विविधता में सुधार होता है, फसलों को रोग और कीटों से भी बचाया जा सकता है।
जैसे मान लो मेरे खेत में सरसों में रोग कीट ज्यादा लगते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस खेत से उसको दूसरे खेत में जाकर के उगाऊंगा, तो रोग कीट कम लगेंगे। तो इस तरह से रोग और कीटों से भी बचाया जा सकता है। अब एक पॉइंट हमें क्या आता है इसके बाद, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक में पॉइंट आता है पादप प्रतिस्थापन की हानियां। लाभ तो हमने पढ़ लिए, अगला क्या आएगा, अगला आएगा पादप प्रतिस्थापन की हानियां। हमें प्रश्न पूछा जाता है पादप प्रतिस्थापन की हानि क्या क्या होती है। अब मान लो जब हम किसी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के उगा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है उस फसल के साथ क्या चले जाएं, रोग चले जाएं, उस फसल के साथ कीट चले जाएं, उस फसल के साथ नए खरपतवार चले जाएं, तो ये हानियां होती हैं। क्या क्या होता है, पादप प्रतिस्थापन के द्वारा कीटों का प्रकोप हो जाता है। क्या हो जाता है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। मैं अगर बात करूं पादप प्रतिस्थापन के द्वारा रोगों का प्रकोप हो सकता है। क्या हो सकता है, रोगों का प्रकोप हो सकता है। मैं अगर बात करूं पादप प्रतिस्थापन के द्वारा खरपतवारों का प्रकोप हो सकता है, खरपतवारों का प्रकोप। तो ये क्या होंगी, ये हमारी पादप प्रतिस्थापन की हानियां होंगी। जब भी हम पादप प्रतिस्थापन अपनाते हैं, क्षेत्र में कीटों का प्रकोप हो सकता है, नए रोगों का प्रकोप हो सकता है, नए खरपतवारों का प्रकोप हो सकता है। ये क्या होगी, हमारी पादप प्रतिस्थापन की हानियां होंगी। ये प्रश्न आपको 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पादप प्रतिस्थापन क्या है, पादप प्रतिस्थापन के प्रकार तथा लाभ एवं हानियां लिखिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। या फिर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, पादप प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, पादप प्रतिस्थापन को विस्तार से समझाइए। तब आप इतना पूरा लिखोगे, तब जाकर के आपका प्रश्न कंप्लीट होगा। इसकी क्रिया विधि भी आती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, अर्जन होता है। अर्जन के बाद हम क्या करते हैं, संगरोध करते हैं। संगरोध के बाद उसका संवर्धन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं। वो इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यह बीच में वो नहीं लिया। तो ये आपका पादप प्रतिस्थापन वाला टॉपिक भी अब क्या हुआ, फिनिश हुआ। एक बार फटाफट से सारे स्टूडेंट्स यस और नो में जवाब दे दो, उसके बाद हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। सारे स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर कमेंट वो कर दो, क्लियर है क्या। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। हाँ चौधरी सर, जेट के लिए मेरी तो एज ही नहीं है। जेट में इस बार एज लिमिट नहीं होगी, क्योंकि आईसीएआर में भी एज लिमिट नहीं है। जो सीयूईटी है उसमें इस वर्ष कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो जेट में भी नहीं होगी, ध्यान रखना। यस, क्लियर है सभी का, बहुत बढ़िया। भाई जल्दी बता दो, तुमसे ज्यादा एनर्जी तो मुझ में लग रही है मुझे, और तब की मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग मुझसे ज्यादा आलसी हो। वो तो खैर हो ही, बताने की तो जरूरत ही क्या है। ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा संकरण। संकरण, संकरण। अब संकरण क्या है, जनरली अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी एक प्रभेद के द्वारा दूसरे प्रभेद वाले पादप को क्या करना, परागित करना, क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। मान लो मेरे पास कोई ए पादप है, ए पादप के पराग कणों को अगर मैं बी पादप से क्या कराता हूं, पर परागित कराता हूं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, संकरण कहलाएगी। अब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो मैं बहुत सिंपल परिभाषा बता दूं आपको। जर्नली हम लिख सकते हैं किसी एक पादप के, बहुत सिंपल परिभाषा है, पूछी भी जाएगी, किसी एक पादप के प्रभेदों को, प्रभेदों को दूसरे दूसरे पादप से, पादप से दूसरे पादप के, पादप के परागणों से, परागकणों, परागकणों से परागित कराना, परागित कराना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका संकरण। संकरण का मतलब क्या होता है,
ए इंटू बी, दोनों में जो क्रॉस की क्रिया है वो क्या है, संकरण है। तो हमने ए के पराकणों से बी को कराया या बी के पराकणों से ए को कराया, तो वो क्रिया क्या हुई, वो क्रिया हुई संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। हमें प्रश्न पूछा जाता है संकरण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा जाता है संकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, संकरण के उद्देश्य लिखिए। अगर मैं संकरण के उद्देश्य की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है आनुवांशिक विविधता उत्पादन। एक तो क्या होता है, आनुवांशिक विविधता उत्पादन, और दूसरा मैं अगर बात करूं तो क्या होता है, किस्म सुधार, या हम कहें नई किस्मों का विकास। किस्म सुधार या फिर हम क्या कह सकते हैं, नई किस्मों का विकास। आप लोगों से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा संकरण के उद्देश्य क्या है, तो संकरण के उद्देश्य क्या होंगे, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन और किस्म का सुधार। एक और चीज बात करूं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि, तो जो संकरण है वो क्या है, वो फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि है। क्या है, फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, संकरण। एक प्रश्न आता है फसल सुधार की सबसे सस्ती विधि कौन सी है, सबसे सस्ती विधि कौन सी है, तो सबसे सस्ती विधि भी कौन सी है, संकरण है। एक प्रश्न पूछा जाता है फसल सुधार की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, सर्वाधिक प्रचलित, तो सर्वाधिक प्रचलित भी कौन सी है, वो भी आपकी संकरण है। अब एक प्रश्न क्या बनेगा, थोड़ा सा गौर करना, आपको प्रश्न बनेगा कि संकरण के उद्देश्य तो लिखिए, तो उद्देश्य तो ये हो गए। एक प्रश्न बनेगा संकरण के लाभ लिखिए। अगर आपको संकरण के लाभ पूछे जाते हैं तो तीनों लाभ लिखेंगे। पहला लाभ क्या है, ये फसल सुधार की सबसे अच्छी विधि है। दूसरा लाभ क्या है, ये फसल सुधार की सबसे सस्ती विधि है। तीसरा लाभ क्या है, ये फसल सुधार की सबसे प्रचलित विधि है। 3 इसके क्या होंगे, लाभ होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर मैं चलूं तो अगला प्रश्न में आता है संकरण के प्रकार। प्रश्न क्या आता है, संकरण के प्रकार। अगर स्टूडेंट हम संकरण के प्रकारों की बात करें, संकरण, तो संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा होगा, जनरली मैं आपको बता दूं, एक तो होता है अंतः प्रवेदी संकरण, अंतर प्रवेदी संकरण। एक तो क्या होगा, अंतः प्रवेदी संकरण होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक होता है दूरस्थ संकरण, दूरस्थ संकरण। आपसे प्रश्न पूछेगा संकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अंतःप्रवेदी संकरण और दूरस्थ संकरण। बात हम करें कि अंतःप्रवेदी क्या है, दूरस्थ संकरण क्या है, तो जनरली मैं आपको बता दूं, जो समान प्रकार की प्रजातियां होती हैं, समान जीन प्रारूप होते हैं, समान जीन प्रारूप वाले पौधों के मध्य, पौधों के मध्य जो संकरण होता है उसे तो क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अंतःप्रवेदी संकरण। दूसरी में अगर बात करूं, अलग अलग जीन प्रारूप वाले, अलग अलग जीन प्रारूप वाले पादपों के मध्य जो संकरण होता है वो क्या होगा, वो होगा आपका दूरस्थ संकरण। एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, एक तो मैंने क्या किया, एक तो मान लो मैंने गेहूं की लोकवन ली, गेहूं की क्या ली, लोकवन किस्म। लोकवन किस्म का क्रॉस कराया मैंने किससे, 100 नारो 64 से, 100 नारो 64 से। तो ये क्या हुआ, ये आपका अंतर प्रवेदी संकरण हुआ, क्योंकि दोनों किसकी वैरायटी हैं, गेहूं की वैरायटी है, दोनों का जीन प्रारूप लगभग समान है। दूसरा मान लो मैं अगर बात करूं, मैंने आपने पढ़ा होगा, मान लो मैंने गेहूं का संकरण कराया किससे, राई से, गेहूं का संकरण किससे कराया, राई से। तब क्या बना, ट्रीटिकैल बना, ट्रीटिकैल, ट्रीटिकैल। तो मैंने इस गेहूं का जीन प्रारूप अलग था, राई का जीन प्रारूप अलग था,
तो अलग अलग जीन प्रारूप वाले पौधों के मध्य में जब मैंने क्रॉस कराया उसको मैंने क्या कह दिया, दूरस्थ संकरण। जब मैंने समान प्रकार के जीन प्रारूप वाले पादपों के मध्य क्रॉस कराया उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कहा अंतःप्रभेदी संकरण। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंतःप्रभेदी संकरण और दूरस्थ संकरण में अंतर लिखिए, तो इसमें क्या लिखोगे, समान प्रकार के जीन प्रारूपों के मध्य संकरण क्या कहलाएगा, अंतःप्रभेदी संकरण। अलग अलग प्रकार के जीन प्रारूपों के मध्य संकरण दूरस्थ संकरण। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ये सर्वाधिक उपयोगी है। मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, ये सर्वाधिक उपयोगी है। सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है आपका अंतरप्रभेदी का, और इसका जो उपयोग हो वो क्या होगा, कम होगा। यानी इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कम उपयोगी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संकरण का प्रकार हो गया। दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से, अंतरप्रभेदी और दूरस्थ। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक आता है मैं संकरण की क्रियाविधि। क्या आता है, संकरण की क्रियाविधि। अब संकरण की जो क्रियाविधि है वो कैसी होती है, वैसे तो बहुत सरल है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जनकों का चुनाव। क्या करेंगे, हम करेंगे जनकों का चुनाव करेंगे। हमने क्या कर लिया, हमने जनकों का चुनाव कर लिया, ठीक है। अब जनकों का जब हमने चुनाव कर लिया फिर हम क्या करेंगे, इन जनकों का मूल्यांकन। जनकों का क्या करेंगे, मूल्यांकन। यानी जो हमने जनक चुने हैं वो वास्तव में चुनने लायक हैं या नहीं है, तो मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद तीसरा इनमें हम क्या करवाते हैं, तीसरा इसमें करवाते हैं विपुंसन। ये आपको पूछा जाता है विपुंसन क्या है। विपुंसन इंपोर्टेंट है, मैं आपको मुंह से बता दूं, लिखाना तो क्या। विपुंसन क्या होता है, जब हम किसी पादप के पराग कोष को हाथों से उखाड़ करके अलग कर देते हैं, वो क्रिया क्या है, विपुंसन है। पादपों में परागण को रोकने के लिए स्त्री केसर को बिना हानि पहुंचाए पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। पादपों में जो परागण की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, उसको रोकने के लिए जो नरभाग होता है पादप का, जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं, उस पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। विपुंसन के अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं, हम थैली लगाना। आपने देखा होगा ज्यादातर मक्का में क्या होता है, जो उसका फूल होता है, फूल के ऊपर हम थैली लगा देते हैं। थैली से क्या होगा, उस पर दूसरे पादप के परागकण आकर के नहीं गिरते हैं। तो थैली लगा दी हमने। थैली लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, थैली लगाने के बाद में हम स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, परागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, परागण। परागण का मतलब वही, उस पर दूसरे पौधे के जिसका हमें क्रॉस करवाना है उसके पराग कण ला करके छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद पर क्या लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, टैग लगाना। टैग लगा दिया। टैग लगाने के बाद हम क्या होगा, टैग लगाने के बाद हम करेंगे F1 जो पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 का प्रजनन। क्या करेंगे, F1 का प्रजनन करेंगे। और इसको क्या बोला जाएगा, संकरण द्वारा प्रजनन बोला जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, F1 का प्रजनन करते हैं। ये हमारी संकरण की क्या हो जाती है, क्रियाविधि हो जाती है। ठीक है पंकज, थैंक यू। चलिए ये क्या हो गया, संकरण की क्रियाविधि हो गई। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो आपको विपुंसन की अलग से परिभाषा पूछी जाती है, एक आपको बैगिंग। बैगिंग का उद्देश्य क्या होता है, इन दोनों का उद्देश्य होता है पादप को परागण से बचाना। ठीक है, दोनों की परिभाषा भी आपको पूछी जाती है। एक आपसे पूछा जाता है कि संकरण द्वारा प्रजनन की विधि कौन कौन सी है। संकरण द्वारा प्रजनन, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा संकरण द्वारा प्रजनन की विधि कौन कौन सी हैं। तो जनरली में अगर बात करूं इसकी 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 4 विधियां। आप तो यही याद रखो इसकी 4 विधियां होती हैं। आपको एक इनमें से कोई सी भी विधि पूछी भी जा सकती है। मैंने जब आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे तब मैंने एक विधियों वाला क्वेश्चन कराया था, कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैंने आपको वहां उस वीडियो में बताया था। तो वो चीज आप जो संकरण द्वारा प्रजनन की विधि है
वो आप वहां से देख सकते हो। वैसे ये है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आपको जो प्रश्न आएगा वो आएगा उत्परिवर्तन प्रजनन वाला, तो वो वाला आप लोग ध्यान में रखना। बाकी ये संकरण वाला जो पॉइंट आपका था वो क्लियर हो गया। आपसे प्रश्न क्या आएगा, संकरण किसे कहते हैं, संकरण की क्रियाविधि को लिखिए, या संकरण किसे कहते हैं, संकरण के प्रकार एवं क्रियाविधि को समझाइए। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो आता है। एक यहाँ पर जो प्रतीप संकरण है वो काफी इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं, वो एग्जाम में आ सकता है। प्रतीप संकरण, प्रतीप संकरण। अब प्रतीप संकरण क्या होता है जनरली मैं आपको बता दूं। जैसे हमने क्या किया, a इंटू बी का क्रॉस करवाया, अब ए बी तो क्या हो गए, जनक हो गए, और इनसे संतति कौन सी बन गई, ए बी। ए बी क्या हो गई, F1 हो गई, ए बी क्या हो गई, F1। फिर आगे हम क्या करते हैं, जब हम इस F1 का क्रॉस, जब हम क्या करेंगे दिलीप कुमार, जब हम इस F1 का क्रॉस किससे करवाते हैं, किसी जनक से। जैसे मान लो ये F1 है, F1 का किसी भी जनक से करा दें तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस कहा जाएगा। जैसे मान लो मैंने F1 का क्रॉस करा दिया ए से, किससे, ए से, तब ये क्या बन गया, तब ये बन गया ए बी, ए बी, और ये क्रॉस क्या कहलाया, ये क्रॉस कहलाया प्रतीप संकरण। यानी जब F1 पीढ़ी अथवा इसके बाद का संकरण किसी जनक के साथ कराया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण बोलते हैं। ठीक है, और प्रतीप संकरण में जिस जनक का बार बार उपयोग होता है, ए जनक का उपयोग यहां भी हुआ, ए जनक का उपयोग यहां भी हुआ, तो जिस जनक का बार बार उपयोग होगा उसे क्या कहेंगे, आवर्ती जनक कहेंगे। ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि प्रतीप संकरण में बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रतीप संकरण में जिस जनक का उपयोग बार बार होता है उसे हम आवर्ती जनक कहते हैं, और जिसका उपयोग बार बार नहीं होता है उसे अनावर्ती जनक कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम में संकरण वाली विधि से। ये संकरण का पॉइंट भी आपका फिनिश हो ही गया। संकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चरण होते हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पर जान ली। तो एक बार फटाफट से यहाँ भी यस कमेंट करो अगर सभी का क्लियर है तो। उसके बाद में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चल रहे हैं जो हमारा अगला पॉइंट है चैप्टर का। फटाफट से यस कमेंट कर दो अगर सभी का क्लियर है। खुशबू, हाँ ये आपस में बात है नहीं, खुशबू, ये खुशबू को लेकर यस। सर जेट के फॉरम, अभी जेट की कोई भी डेट नहीं है, तुम लोगों को इस टाइम पढ़ना है और केवल पढ़ाई पर ध्यान रखो, क्योंकि जब 18 तारीख को एग्जाम होगा ना तो जो कमेंट ज्यादा कर रहे हैं ना, इतना तो मुझे पता है कि उनके चेहरे तो फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर इतना आसान नहीं होगा। ये आप अभी से तय कर लो, इतना आसान नहीं होगा बायोलॉजी का पेपर। चलिए अब आगे चलें थोड़ा सा नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, और ये इंपॉर्टेंट है जनरली अगर हम उत्परिवर्तन की बात करें। उत्परिवर्तन सबसे पहला पॉइंट में पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया, और ये सभी को पता होगा। अगर हम उत्परिवर्तन शब्द की बात करें तो उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया, ये दिया यूगो डी व्रीज ने। किसने दिया, यूगो डी व्रीज ने दिया। पहला क्वेश्चन में आता है उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, यूगो डी व्रीज ने किया। अब अगर मैं बात करूं कि उत्परिवर्तन होता क्या है, दूसरा में परिभाषा पूछी जाती है। अब उत्परिवर्तन क्या है, तो जनरली हमें कह सकते हैं कि किसी जीव के जीन प्रारूप में, किसी पादप, हम पादपों में पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे किसी पादप के जीन प्रारूप में, जीन प्रारूप में होने वाले, किसी पादप के जीन प्रारूप में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, किसी पादप के जीन प्रारूप में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उत्परिवर्तन। आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है,
शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन क्या है? किसी भी पादप के जीन प्रारूप में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं कि जो उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो हम बात करें उत्परिवर्तन के प्रकार। तो ध्यान रखना, जो भी उत्परिवर्तन है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होंगे, थोड़ा सा गौर कर लो इधर। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, एक तो होते हैं स्वतः उत्परिवर्तन, स्वतः उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरे क्या होते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन, ठीक है। अब हमें प्रश्न आएगा कैसे? एक प्रश्न तो में पूछा जाएगा उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तब तो हमारा आंसर हो गया दो प्रकार के होंगे, स्वतः उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन। एक में प्रश्न पूछा जाएगा स्वतः उत्परिवर्तन क्या होते हैं, या स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन दोनों में अंतर लिखिए। तुम कैसे लिखेंगे? स्वतः उत्परिवर्तन वे उत्परिवर्तन होते हैं जो बिना कारणों के पैदा होते हैं, वे उत्परिवर्तन जो बिना कारणों के उत्पन्न होते हैं, बिना कारणों के उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्वतः उत्परिवर्तन। वे उत्परिवर्तन जो कारणों के द्वारा पैदा होते हैं, कारणों या किसी कारक के द्वारा पैदा होते हैं या कारक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहा जाता है। इनकी जो गति है, स्वतः उत्परिवर्तन की जो गति है वो क्या होती है? कम होती है, धीमी होती है। इनकी गति तो क्या होती है? धीमी। और जो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं, इनकी गति क्या होती है? इनकी गति होती है तीव्र। तो अगर आपसे स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन दोनों में अंतर आए तो बिल्कुल क्लियर है, ये बिना कारणों के उत्पन्न होते हैं, ये किसी कारण या कारक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनकी गति धीमी होती है, इनकी गति तीव्र होती है। आप लोगों से एक सवाल और पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा स्वतः उत्परिवर्तन की गति कितनी होती है? तो ध्यान रखना इसकी गति कितनी होगी? 10 की घात -4 से 10 की घात -7। आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि स्वतः उत्परिवर्तनों की गति होती है तो कितनी गति होगी? 10 की घात -7 से लेकर के 10 की घात -4, -4 से -7, ठीक है। ये तो हो गए उत्परिवर्तन के प्रकार। फिर हमें क्या आता है? नेक्स्ट एक पॉइंट आता है उत्परिवर्तजन। चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है उत्परिवर्तजन, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये तो क्या है? उत्परिवर्तन। ये क्या है? उत्परिवर्तजन। जन का मतलब पैदा करने वाले। तो हम क्या लिखेंगे? हमें प्रश्न पूछा जाएगा उत्परिवर्तजन क्या होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वे कारक, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वे कारक जो उत्परिवर्तन, जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्परिवर्तजन। बेकारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तजन कहलाते हैं। जर्नली हमें प्रश्न आएगा कि जो उत्परिवर्तजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मैं अगर बात करूं प्राकृतिक उत्परिवर्तजन, क्या होंगे? प्राकृतिक उत्परिवर्तजन। एक अगर मैं बात करूं क्या होंगे? कृत्रिम उत्परिवर्तजन। क्या होंगे? कृत्रिम उत्परिवर्तजन, उत्परिवर्तजन, ठीक है। दो तरह के होते हैं। अब आपसे केवल एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, आप लोगों से पूछेगा प्राकृतिक उत्परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, कृत्रिम उत्परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं प्राकृतिक उत्परिवर्तन की बात करूं तो कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। जितनी भी आपकी तरंगे हैं, जैसे मैं अगर बात करूं रेडियो तरंगे, मैं अगर बात करूं गामा किरण, किरण आपकी आ जाएंगी। मैं अगर बात करूं यहां यूवी किरण,
यूवी किरण यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, यूवी किरण है, गामा किरण है, बीटा किरण है, बीटा किरण, जितनी भी आपकी किरण होती हैं वो सारे प्राकृतिक कारकों में आती हैं। और अगर मैं बात करूं कृत्रिम उत्परिवर्तन में क्या क्या आता है या भौतिक उत्परिवर्तन में, कृत्रिम या हम इसको क्या बोल सकते हैं, भौतिक भी बोल सकते हैं, भौतिक उत्परिवर्तन, ठीक है, इनको हम भौतिक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या आता है, यहाँ आते हैं सारे कृषि रसायन, जितने भी आपके कृषि रसायन हैं वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, वो सारे के सारे आपके कृत्रिम उत्परिवर्तन में आते हैं। यहां से हमें केवल एग्जाम्पल पूछा जाएगा, प्राकृतिक उत्परिवर्तन कौन से हैं, कृत्रिम उत्परिवर्तन कौन से। तो अब आपको पता चल गया प्राकृतिक कौन से हैं और कृत्रिम कौन से हैं। इसके बाद हमें आता है प्रेरित उत्परिवर्तन। क्या आता है, एक हमें आता है प्रेरित उत्परिवर्तन। जनरली में प्रश्न पूछा जाता है प्रेरित उत्परिवर्तन। अब प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होगा, जनरली में आपको बता दूं, जब हम उत्परिवर्त जन के द्वारा, जब हम उत्परिवर्त जन के द्वारा किसी पादप में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, जब हम उत्परिवर्त जन के द्वारा किसी पादप में उत्परिवर्तन पैदा करते हैं तब उसे क्या बोला जाता है, प्रेरित उत्परिवर्तन बोला जाता है। ये भी हमें पूछा जाता है। एक आता है हमें उत्परिवर्तन प्रजनन, और वो हमें 4 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बारे में मैंने आपको काफी विस्तार से बता दिया है। जब हमने 4 अंक वाले प्रश्नों की क्लास पढ़ी थी, उस क्लास में वो क्वेश्चन मैंने काफी विस्तार से, काफी अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराया था कि उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, कैसे हमें सारणी बनानी है, कैसे हमें इसकी क्रियाविधि लिखनी है, पूरी चीज मैंने उस क्लास में आपको कंप्लीट करवाई थी। तो ये उत्परिवर्तन वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है बहुगुणता। उसको भी मैं आपको बता दूं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा बहुगुणता। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुगुणता। अब हमें बहुगुणता से भी प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, बहुगुणता क्या होती है, परिभाषित कीजिए। बहुगुणता क्या है, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो जब किसी जीव के गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तब उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बहुगुणता कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करूं मैं, कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले बहुगुणता क्या है, मैं लिखूंगा किसी पादप की, या पादपों की बात करें पूरे चैप्टर में, किसी पादप की दैहिक गुणसूत्रों, किसी पादप के दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में, किसी पादप के दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि, या वृद्धि किसी पादप के दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि क्या कहलाती है, बहुगुणता कहलाती है। क्लियर। दूसरा, दूसरा में प्रश्न पूछा जाता है बहुगुणता के प्रकार, कि जो बहुगुणता है वो कितने प्रकार की होती है। अगर स्टूडेंट्स हम बहुगुणता के प्रकार की बात करें, जनरली 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी असुगुणता, असुगुणता, और दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी सगुणता। दोनों से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पॉइंट से आपको छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे, ध्यान रखना। इस प्रश्न, इस पॉइंट से क्या आएंगे, आपको छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, असुगुणता और सगुणता। अब असुगुणता क्या है, जब क्या होता है, एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि, एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि, जब एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, असुगुणता। जब जोड़ों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, जोड़ों की संख्या में कमी या वृद्धि, जब जोड़ों की संख्या में कमी या वृद्धि होगी तब उसको क्या बोला जाएगा, तब इसको बोला जाएगा सगुणता। एग्जाम्पल के रूप में, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46। अब मान लो उसमें एक बढ़ गया तो कितने हो गए, 47। ये स्थिति तो क्या है, ये स्थिति तो है असुगुणता। ये स्थिति क्या है, असुगुणता। मान लो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46,
यानी मैं अगर बात करूं तो 23 जोड़े, 46 यानी अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब मान लो क्या हुआ, इसमें से 2 जोड़े और बढ़ गए, 2 गुणसूत्र और बढ़ गए। 2 गुणसूत्र का मतलब हुआ एक जोड़ा बढ़ा, कितने हो गए, ये हो गए आपके 48, यानी कितने, 24 जोड़े। तो जब जोड़े की संख्या में कमियां वृद्धि होती है, उस स्थिति को क्या कहा जाएगा, सगुणता। जब अकेले किसी एक गुणसूत्र की संख्या में कमियां वृद्धि होती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को हम कहते हैं सगुणता। क्या कहा जाएगा, असगुणता और सगुणता। दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, यहां से आपको इतना ही क्वेश्चन आएगा, छोटा सा, ध्यान रखना, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या आता है, नेक्स्ट में आता है चयन। क्या आता है, चयन। चयन के बारे में मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया। चयन क्या है, उत्तम गुणों वाले जीन प्रारूपों का चुनाव करना। विभिन्न जीन प्रारूपों वाले समूह में से उत्तम गुणों वाले जीन प्रारूप का चुनाव करना क्या है, चयन है। चयन की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, दोनों से आपको क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी, तो मैं आपको बता दूं। एक तो हम कह सकते हैं समूह चयन, या मैं कहूं सबसे पहले शुद्ध वंशक्रम चयन। एक तो क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम चयन, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है आपका समूह चयन। समूह चयन, शुद्ध वंशक्रम चयन, और कौन सा होगा, एक समूह चयन होगा। जनरली मैं आपको पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, जो क्वेश्चन आपको आएंगे उसी तरीके से। ये जो विधि अपनाई जाती है शुद्ध वंशक्रम चयन, ये कहां अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है स्वपरागित फसलों में। ये कहां अपनाई जाती है, स्वपरागित फसलों में। स्वपरागित फसलों में चुनाव की या चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, शुद्ध वंशक्रम चयन। समूह चयन की बात करूं, ये कहां अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है परपरागित फसलों में। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए परपरागित फसलों में चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो कौन सी होगी, समूह चयन। स्वपरागित फसलों में कौन सी होगी, वो होगी आपकी शुद्ध वंशक्रम चयन। यहां फसलों में क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम चयन में सर्वाधिक सुधार होता है। शुद्ध वंशक्रम चयन में क्या होगा, सबसे ज्यादा सुधार होता है। और समूह चयन की बात करूं तो फसलों में क्या होगा, कम सुधार होता है। इसमें क्या होता है, कम सुधार होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, शुद्ध वंशक्रम चयन में क्या होता है, आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती, और इसकी बात करूं इसमें क्या होता है, इसमें आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ये महंगी विधि है। ये चयन की क्या है, महंगी विधि है। ये तो कैसी विधि है, महंगी विधि। और ये कैसी विधि है, ये सस्ती विधि। अब मैंने ऐसे इनको क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शुद्ध वंशक्रम चयन और समूह चयन में अंतर लिखिए। अब जब आपको अंतर आएगा तो आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे, ये स्वपरागित फसलों में चुनाव की विधि है, ये परपरागित फसलों में चुनाव की सर्वोत्तम विधि है। इसमें सर्वाधिक सुधार होता है, इसमें कम सुधार होता है। इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती, इसमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। यह विधि क्या है, महंगी है, और यह विधि क्या है, सस्ती है। एक प्रश्न क्या आएगा, एक प्रश्न आपको आएगा, समूह चयन के लाभ लिखिए। समूह चयन के लाभ, तो समूह चयन के लाभ क्या होंगे, इस विधि द्वारा सर्वाधिक सुधार होता है, इसमें आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। इसकी हानि आपको पूछी जाए, यह महंगी विधि है। ये क्या है, महंगी विधि है। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में जो समरूपता है वो पाई जाती है, ये इसका क्या है, ये इसकी हानि हो गई। नई विकसित किस्म जो होती है वो पुरानी किस्म की तुलना में कम गुणों वाली होती है, ये इसकी हानि हो गई। ऐसे इसके लाभ पूछे जाएं, इसके लाभ हो गए। इसमें क्या होगा, आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, सस्ती विधि है, तीव्र विधि है, इसके लाभ हो जाएंगे। हानि क्या होगी,
हानि यौगिक इसमें क्या होता है, कम सुधार होता है। हानि क्या होगी इसमें, कम सुधार होता है। तो ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बाकी मोटे मोटे जो शॉर्ट तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो गया मोटे मोटे तरीके से। एक छोटी सी चीज जरूर बची है, आपको पूछा जाता है स्वबहुगुणता और पराबहुगुणता का महत्व। जनरली आपको आता है एग्जाम में स्वबहुगुणता क्या है, पराबहुगुणता क्या है, मैथ तो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इंडिविजुअल बता दूं। स्वबहुगुणता का जो उपयोग है वो स्वपरागित फसलों में होता है। इसमें क्या होगा, फलों के आकार में वृद्धि होती है, पत्तियों के आकार में वृद्धि होती है, लेकिन फलों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपसे अगर स्वबहुगुणता का महत्व पूछा जाए, फलों के आकार में वृद्धि होगी, पत्तियों के आकार में वृद्धि होगी, लेकिन फलों की संख्या कम हो जाएगी। पराबहुगुणता के द्वारा क्या होगा, नई किस्मों का विकास होगा, नई फसलों का विकास होगा, एक साथ अनेक गुणों का स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। तो वो आपकी क्या होगा, उसका महत्व का वो क्वेश्चन आपको और आते हैं। बाकी मोटे तौर पर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से पूछ लेगा। अगर आपको देखना है तो आप एग्जाम जिस दिन दे के आओ उस दिन और देख लेना, सारी चीजें आपकी इसी में से पूछी जाएंगी एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी कल सुबह फिर मिलेंगे और वहां हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर लेना। बार बार कमेंट कर रहे हो। ठीक है भाई, आज के लिए हाँ लाइक जरूर कर देना सभी। तुम लोगों को पढ़ा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं फिर भी है। सर आपका नाम बताओ। मेरा नाम ये बच्चे ही बता देंगे आपको, मैं क्या बताऊं। सर इस साल जेट और सीयूटी में एज लिमिट है? एज लिमिट नहीं है इस साल जेट और सीयूटी में, ध्यान रखना। नो एज लिमिट, बच्चा भी भर सकता है, बूढ़ा भी भर सकता है। और सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, ध्यान रखना। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको लग रहा होगा कि मैंने 1 घंटे में कैसे पूरा चैप्टर सलटाया है, लेकिन ये मैं ही जानता हूं कि मैंने कितनी चीजों को छोड़ा है, कौन सी चीज इंपोर्टेंट बनाई है, ये मुझे ही पता है। कल हम जो हमारा दूसरा चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी वाला, कल शाम को 9 बजे की क्लास में उस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तृतीय जीन कोश है, उसमें संकरण नहीं होता। तृतीय जीन कोश में संकरण नहीं होता, सारे पादप अनुर्वर होते हैं। जो विद्यार्थी जेट के कोर्स के लिए कमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जेट और सीयूईटी दोनों ही कोर्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं। प्ले स्टोर पर जाओ, हिमायर ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप लोग कोर्स परचेज कर लो। जेट सीयूटी दोनों के कोर्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं। आज होली खेल के आए हो क्या सर? हाँ बिल्कुल, जो हमारे यहाँ और भी टीचर काम करते हैं, हमारी काफी बड़ी टीम है टीचरों की, तो बाकी सारे टीचर थे उनकी छुट्टी की है आज, तो होली भी खेल ली अपनी। और इसी वजह से मैंने पीडीएफ नहीं बनाई, अगर मैं पीडीएफ बना के पढ़ाता पीपीटी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और समझाता, लेकिन टाइम नहीं था, क्लास लेनी थी, इस वजह से मैंने क्लास ही ले ली डायरेक्ट। आज होली ज्यादा ही खेल ली। हाँ बिल्कुल, होली है, होली तो खेलनी पड़ेगी भाई। चैप्टर 5 रिवीजन, हाँ बिल्कुल करवाएंगे, सभी करवाएंगे। ठीक है, तीसरे चैप्टर का मैंने करा दिया है कीट वाले का, वो आप देख लेना, अपलोडेड वाले कॉलम में वीडियो होगी। चैप्टर 6 हाँ बिल्कुल करवाएंगे सभी का। शाम की क्लास में रिवीजन किया करेंगे, सुबह की क्लास में क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है, टाइम खराब नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। और सुबह 7 बजे सारे स्टूडेंट्स पुनः तैयार रहें। सुबह 7 बजे की क्लास में जो मोस्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।